जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है परिवहन, संचार एवं व्यापार। इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी बुक में अभ्यास के लिए ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो दिए गए हैं, उन सभी को आसान भाषा में समझने वाले हैं और काफ़ी कम समय में समझने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस चैनल पर ज्योग्राफी से रिलेटेड अभी लगभग सभी चैप्टर के वीडियोस अपलोड हो गए हैं, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है। आप लोग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग जाके शुरू से लेकर के आखिर तक के सभी चैप्टर्स के वीडियोस देख सकते हैं। अब बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? मतलब आज़ादी जिस समय हमें मिली थी 1947 में, उस समय हमारे देश में सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही है, यानी कि 1.46 किलोमीटर सड़कों की लंबाई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? मतलब कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें हैं? तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक मार्ग एक वर्ग नहीं है? मतलब कि कौन सा है जो एक सड़क नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है एक सड़क नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? यानी कि कौन से शहर है जहां पर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता और दिल्ली, जहां पर क्या है, मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। अगला सवाल, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? मतलब कि इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, उससे पहले इंडियन नाम नहीं दिया गया था, नहीं जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर है 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर 1986 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। किसको, कब 1986 में गठन किया गया था? किसको? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 1986 में गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, इंदौर पत्तन किस राज्य में है? इंदौर का मतलब इंदौर पत्तन, पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जो जहां पर पानी वाली जहाजें आके रुकती है, खाली करती है सामान, उसको क्या कहते हैं? पत्तन कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? इंदौर पत्तन तमिलनाडु में है, इंदौर पत्तन। तो अगला क्वेश्चन, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया भारत को। अगला क्वेश्चन, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? मतलब कि कौन से क्षेत्र हैं जहाँ विकसित है? 15 ऐसे क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं जो हमारे देश में विकसित है। अगला क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, भारत में सड़कों के प्रादेशीय वितरण का वर्णन प्रस्तुत करिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर काफी सिंपल होगा, यानी कि भारत में सड़कें असमान रूप से वितरित है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कें अधिक हैं और जबकि पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम। राज्यों की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या घनत्व भी वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, आंसर काफी सिंपल है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझना पड़ेगा। भारत में सड़कों का प्रादेशीय वितरण मतलब कि हमारे देश में किन इलाकों में ज्यादा सड़कें हैं, किन कहाँ पर सड़कें कम है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। थोड़ा सा ही लिखना है क्योंकि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से लेकर 30 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, भारत एक में सड़कों का जो वितरण है वो असमान है। सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं। कैसे असमान है? क्योंकि मैदानी, भारत में मैदानी क्षेत्र भी है जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, और पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र भी है जहाँ पर लोग कम रहते हैं और कम विकसित होते हैं।
और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे तो एक सड़कें बनाना उतना आसान होता नहीं है और जनसंख्या भी कम रहती है, तो इस वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें कम होती है। और जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे कि बिहार में ज़्यादा पहाड़ वगैरह नहीं है, तो बिहार में सड़कें या फिर जहाँ जहाँ पर भी ज़्यादा पहाड़-पठार नहीं है, वहाँ पर सड़कें ज़्यादा होती हैं। अब बिना देरी किए हुए दूसरा क्वेश्चन को भरेंगे। देखिए, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इनको समझने में उतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डिटेल में उतना नहीं जाऊँगा, बस आप लोगों को समझाऊँगा, तो आप लोग बस ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। अब रेल की जो विशेषताएँ हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह सस्ती, सुरक्षित और लंबी दूरी तक यात्रियों व माल को पहुंचाने वाली मुख्य परिवहन व्यवस्था है। अब देखिए, यहाँ पर याद करने वाला इस पूरे आंसर में आपको यही है कि भारतीय रेल जो है दुनिया का चौथा नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। बस ये चीज़, और ये चीज़ याद रखने के लिए मेरे ख्याल से आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा अब रेल का काम क्या होता है? सस्ते में सुरक्षित तरीके से लंबी दूरी तक यात्रियों को पहुँचाना और माल को पहुँचाना, जो भी सामान होंगे उनको पहुँचाना, जो देश के आर्थिक व सामाजिक रूप से जोड़ता है। बस यही चीज़ तो आपको लिखना है, काफ़ी सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में वितरण करिए। देखिए, डाक क्षेत्र अलग होता है जो कि 9 है और चैनल अलग होता है। चैनल कितने हैं भारत के डाक क्षेत्र में? तो डाक में तो 6 है। आपको याद रखिएगा, चैनल और क्षेत्र में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। क्षेत्र 9 या चैनल 6, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए, भारत में डाक सेवाएं 6 चैनलों में विभाजित है। सबसे पहला है ये राजधानी चैनल। यह चैनल नई दिल्ली से 6 विशेष राजधानियों के लिए है, मतलब कि 6 राज्यों के राजधानी के लिए ये होती है। इसके लिए पीले रंग का पत्र पेटिकाएं उपयोग की जाती हैं। मेट्रो चैनल क्या होता है? यह चैनल बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद, मतलब ऐसे शहर जो विकसित है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, उनके लिए इस मेट्रो चैनल है। इसके लिए नीले रंग का पत्र का पेटी की जो फाइल होती है उसका उपयोग किया जाता है, पेटिकाएं उपयोग की जाती है। अगला है ग्रीन चैनल। यह चैनल स्थानीय पिन कोड वाले पत्रों के लिए है। इसके लिए हरे रंग का पत्र का पत्री पेटिकाएं उपयोग की जाती है। बेसिकली नॉर्मली ज़्यादातर लोग नॉर्मल, हमें अगर कहीं पर कोई पत्र भेजना पड़ेगा तो हम ग्रीन चैनल के माध्यम से ही जाता है। अगला क्वेश्चन सॉरी अगला पॉइंट इसका देखिए, दस्तावेज चैनल। यह चैनल समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को भेजने के लिए है। और भारी चैनल, यह चैनल बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए है। और व्यापार चैनल, यह चैनल छोटे व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए है। तो सिंपली आप ये 6 पॉइंट्स को आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा है, राजधानी चैनल क्या होगा, उसके बाद मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, और फिर आपका आएगा दस्तावेज चैनल, भारी चैनल और व्यापार चैनल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख करिए। मतलब कि हमारा देश कौन कौन सी वस्तुओं को दूसरे देशों को बेचती है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो दूसरे देशों से खरीदती है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, भारत की प्रमुख निर्यात में अगर भारत सबसे ज्यादा कौन सी चीजें दूसरे देशों को बेचती है? कपास, चाय, मसाले, रसायन और इंजीनियरिंग वस्तुएं बेचती है। अब प्रमुख आयात मतलब कौन सी चीजें खरीदती हैं? पेट्रोलियम भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, तो हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या को जितना पेट्रोलियम की जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हमें बाहरी देशों से खरीदना पड़ता है। रूस से खरीदना पड़ता है, ईरान वगैरह से, ईरान, सऊदी अरब से खरीदना पड़ता है। मशीनरी हो गया, उर्वरक हो गया, सोना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमें बाहरी देशों से खरीदने पड़ते हैं। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में लिखना है, मतलब कि पानी वाले के जो रास्ते हैं भारत के, उसके बारे में लिखना है। देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित है, आप लोग इसको देखिए। सबसे पहला जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इस सीरियल वाइज है, आप इसको लिख सकते हैं, याद रखने की जरूरत इस चीज को तो नहीं है।
अब इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, कितने किलोमीटर में है, अगर आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का। दूसरा का है ये सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। तीसरा क्या है आपका कोल्लम और कोट्टापुरम 205 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। और चौथा जो जलमार्ग है वो गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला हुआ जलमार्ग है। और पांचवा यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, उसके बाद मताई नदी, ब्रह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। अगर देखिए आपको पांचों याद नहीं भी रखना, कम से कम 3 याद रखें ताकि एग्जाम में आप सफिशिएंट तरीके से लिख पाएं, आपको लगे कि हाँ भाई आपको याद है। तो 3 आप लोग याद रखेंगे कम से कम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहा गया, यानी कि भारत जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है उसके बारे में। अब दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है उसकी क्या ये इंपॉर्टेंस होती है। कोई सा भी देश ऐसा नहीं है कि वो सभी चीजों का उत्पादन अपने देश के अंदर करता है, उसको दूसरे देशों से कुछ मंगाना पड़ता है और कुछ भेजना भी पड़ता है। मतलब कि जो सामान उसके पास ज्यादा है उसको बेचना हो और जो कम है उसको मंगाओ, बस वही चीज, आयात और निर्यात दोनों। तो भारत एक ऐसा देश है जो आयात भी करता है निर्यात भी करता है। आयात में देखिए, भारत के पास पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम मंगाता है सोना, मशीनरी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत मंगाता है। बेचता क्या है तो कपास, चाय, कॉफी, मसाले, इसके लिए तो भारत बहुत ज्यादा फेमस है। खाने वाली चीजें के लिए तो भारत फेमस है ही, लेकिन आभूषण हो गया और आईटी सेवाएं, यानी कि काम करने वाले आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, दूसरे देशों से मदद करता है। तो बेसिकली आपको इतना पॉइंट दिमाग में रखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किसी भी देश के विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। दूसरे देशों की जो मुद्रा होती है उसको अर्जित करने का एक ही माध्यम है, उसके साथ व्यापार करिए, और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करता है। भारत का व्यापार विश्व में कई देशों के साथ होता है। किन किन देशों के साथ होता है? अमेरिका के साथ, चीन के साथ, यूएई, जापान, जर्मनी इसमें प्रमुख होते हैं। बाकी लगभग सभी देशों के साथ होता ही है। अब बंद ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है कैसे होता है? एक सामान दूसरे सामान एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाया जाता है? बंदरगाहों मतलब कि पानी, समुद्र मार्ग की या की मदद से, हवाई अड्डों या फिर आधुनिक परिवहन साधनों के माध्यम से पहुंचाया। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब कि भारत में कितने टाइप की सड़कें पाई जाती है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, भारत में जो सड़कें होती हैं वो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह लिखना है एनएच, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के अलग अलग शहरों को या फिर प्रमुख शहरों को किसी दूसरे शहर के साथ जोड़ता है, राज्यों को जोड़ता है और लंबी दूरी तय करता है। मतलब कि देश के प्रमुख शहरों को राज्यों के साथ जोड़ता है, लंबी दूरी तय करता है। उसके बाद आपका राज्य मार्ग। देखिए, राज्य मार्ग मतलब कि जो किसी स्टेट के अंदर के जिलों को, एक जिला यहाँ पर है, एक जिला यहाँ पर है, तो इन जिलों को एक साथ जोड़ता है, राजधानी को अलग अलग जिलों के साथ जोड़ता है। तो ये क्या आपका राज्य मार्ग। जिला सड़कें जो किसी जिले के अंदर के अलग अलग गाँव को, कस्बों को एक साथ जोड़ता है। उसके बाद आपका ग्राम सड़कें, जो गांव जो होता है, गांवों को आसपास के शहरों के साथ जोड़ता है। और सीमांत सड़कें मतलब कि सीमांत सड़कें जो बॉर्डर में लगे हमारे मेहनत करने वाले आर्मी को सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि आर्मी की सुविधा के लिए अगर ध्यान में रख करके बनाया जाता है सड़कें, तो उनको सीमांत सड़कें कहेंगे। जैसे कि उनको कम से कम समय में आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या फिर उनको खाने का सामान, उनके हथियार वगैरह चीजें पहुंचाने के लिए जिन सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, उनको सीमांत सड़कें कहा जाता है। अगला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये जो होता है तेज यातायात और व्यापार के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। ये
सड़कें भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास विकास के लिए अहम है। आई होप समझ गए होंगे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट करना है। मतलब कि परिवहन का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना, सामान को पहुंचाना। संचार का मतलब क्या, खबर को, किसी भी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसको किसी दूसरे इंसान को देना, तो उसको संचार कहेंगे। अब इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, किसी भी देश के लिए एक सामान को दूसरी जगह पहुँचाना या फिर खबर को पहुँचाना, ये किसी भी देश की रीढ़ होती है, आर्थिक विकास की। अगर ये नहीं होगा तो देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। तो परिवहन और संचार साधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ होता है। परिवहन के माध्यम से कच्चा माल उद्योगों तक और तैयार माल उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। मतलब कि बिजनेस को करने के लिए आपके पास कच्चा माल होना चाहिए, ताकि उससे आप कोई चीज बना पाए, और जो भी चीज बन गया उसको इस्तेमाल जो करते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि गाड़ी अगर बना, गाड़ी का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो उस इंसान को क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। रेलवे, सड़क, राजमार्ग, जलमार्ग और वायु मार्ग देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ता है। अब संचार साधन जो होता है वो टेलीफ़ोन, इंटरनेट, डाक सेवाएँ और मोबाइल नेटवर्क सूचना को तेज़ी से पहुँचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये साधन उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन और प्रशासन को मजबूत करते हैं। संचार और परिवहन के बेहतर साधनों से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने-आने का या फिर सूचना पहुँचाने का सुविधा बढ़िया हो, तो राष्ट्रीय एकता तो बढ़ेगा ही। आपातकालीन स्थितियों में भी राहत कार्य संभव है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करना है। मतलब कि पाइपलाइन के थ्रू एक सामान को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का जो काम होता है, उसके बारे में बताना है। पाइपलाइन के थ्रू देखिए लिक्विड चीज़ें ही पहुँचाई जा सकती है। कोई ठोस वस्तु अभी नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है। लिक्विड चीज़ें मतलब जैसे तरल पदार्थ, पानी हो गया, गैस हो गया या फिर पेट्रोलियम, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, कुछ लाभ होता है। देखिए इसमें पाइपलाइन क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है तो सड़क घटना नहीं होती है, ट्रैफ़िक वगैरह का टेंशन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है और किफ़ायती भी होता है, कम खर्चा हो में पहुँच जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो प्रकृति को प्रदूषण प्रकृति में बहुत कम फैलता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हैं और इसी चीज़ को आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, भारत में पाइपलाइन परिवहन का उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस, पानी के परिवहन के लिए किया जाता है। यह परिवहन एक सुरक्षित और किफ़ायती तरीका है। प्रमुख पाइपलाइनें कौन-कौन सी हैं? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन जो कि कई राज्यों को एक साथ जोड़ती है, और सलाया कयास पाइपलाइन जो कि पेट्रोलियम उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन से यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। मैंने बताया, इसमें जाम वगैरह लगना सड़क पर या फिर दुर्घटना होना नहीं होता, क्योंकि ज़मीन के अंदर पाइपलाइन होता है। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होती है और यह विधि पर्यावरण के लिए भी अपेक्षाकृत अनुकूल है, और लंबे समय तक लागत कम करते हैं। अपेक्षाकृत का मतलब क्या होता है? सड़क के तुलना में पाइपलाइन ज़्यादा बेहतर है। अपेक्षाकृत मतलब उसके उससे बेहतर। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।